दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट हम आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके 7 अप्रैल को होने वाले भौतिक विज्ञान के एग्ज़ाम के लिए आपको टॉप 10 MCQ क्वेश्चन कराने वाले हैं। यानी कहने का मतलब बच्चों मेरा ये है कि आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को भौतिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट 10 बहुविकल्पीय प्रश्न कराने वाला हूं, और मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि यदि आप इन 10 क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे तो कम से कम इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय ग्रुप में आपको जरूर मिलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट, समय बचाने के लिए बच्चों 6 क्वेश्चनों को मैंने स्क्रीन पर पहले ही लिख रखा है। ठीक है, बाकी जो 4 क्वेश्चन है मैंने आपको पेपर पर लिख रखे हैं, जिनको मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझे। देखिए क्वेश्चन बच्चों क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समन्यूट्रॉनिक है। यानी आपको ये 4 समस्थानिक दे रखे हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसमें ये बताना है कि इनमें कौन क्या है बच्चों समन्यूट्रॉनिक है। अब समन्यूट्रॉनिक क्या होता है बच्चों? समन्यूट्रॉनिक बच्चों ऐसे नाभिक होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, अब क्या न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे देखी जाती है स्टूडेंट, इसको समझे। देखिए ये होता है परमाणु भार ऊपर वाला, नीचे होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, जब परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को बच्चों घटाते हैं, परमाणु भार से यानी ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को घटाते हैं, यानी परमाणु क्रमांक को घटाते हैं, तो इनका जो डिफरेंस आता है, इसका जो अंतर आता है बच्चों, वो क्या होती है? उस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। क्या होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों यहाँ से देखिए, ध्यान समझें। अब देखिए 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 बचेंगे, लेकिन 13 में से जब 7 घटाएंगे तो बच्चों कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। यानी इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या 8 होगी, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बच्चों? आपकी 6 होगी। तो ये बच्चे सम न्यूट्रॉनिक नहीं होंगे, ये दोनों क्या होंगे बच्चे? सम न्यूट्रॉनिक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? देखिए 14 में 6 घटाएंगे तो 8 बचेंगे, जबकि 13 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चे? आपको 6 बचेंगे। ठीक है, तो यानी इसमें दोनों एटम के नाभिकों में जो न्यूट्रॉनों की संख्या वो अलग अलग है, इसलिए ये क्या बच्चों सब न्यूट्रॉनिक नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा दूसरे पे देखिए, बी ऑप्शन पे देखिए। देखिए 14 में से 6 घटाइए तो कितने बचेंगे बच्चों? 8 बचेंगे। ठीक है, और देखिए 16 में से जब 8 घटाएंगे तो ये भी 8 बचेंगे। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये जो दोनों होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे बच्चों? दोनों सम न्यूट्रॉनिक होंगे, क्योंकि दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या समान है। 14 में 6 घटाइए तब भी 8 आएगा, और 16 में 7 घटाइए तब भी 8 आने वाला है। बाकी अदरवाइज अगर औरों को चेक करना चाहे तो चेक कर लेते हैं। देखिए 14 में से 6 घटाएंगे तो बच्चों 8 बचेंगे, लेकिन 14 में से 7 घटाएंगे तो बच्चों कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। तो जो 8 का बराबर नहीं होगा। बात समझ में आ रही आप लोगों को? तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट को देख लीजिए। देखिए 14 में से जब 6 घटाएंगे तो बच्चों कितने बचेंगे? 8 बचेंगे स्टैंड। और देखिए अब 13 में से बच्चों आप 7 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? आपके 6 बचेंगे। तो ये ऑप्शन बच्चों ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। तो याद रखें बच्चों, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? आपका ये वाला, यानी जो बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। 14 में 6 घटाएंगे तब भी 8 बचेंगे, और 16 में से 8 तब भी 8 बचेंगे। यानी इन दोनों नाभिकों के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के जो नाभिक होंगे, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? समान होगी। इसलिए बच्चों ये क्या होगा? इसका बी वाला ऑप्शन ठीक होगा। ये क्या होगा? सम न्यूट्रॉनिक होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए एक AMU एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु द्रव्यमान मात्रा, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, के तुल्य ऊर्जा होती है। ठीक है, इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे बच्चों, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, मैं इसका राइट ऑप्शन बताता हूँ कि एक AMU के जो तुल्य ऊर्जा होती है बच्चों, क्या होती है? जो 931 MeV के बराबर होती है। यानी एक AMU इजिकल टू होता है स्टैंड 931 MeV, यानी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बच्चों कभी कभी एक नंबर में आपसे अति लघु में लिखने के लिए आ जाता है, तो याद रखना है इसका दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन का कौन सा ठीक होगा बच्चों? इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 931 MeV। ठीक है, बात में आई है। बच्चों इसका मान कभी कभी किलोग्राम में पूछ लिया था, कभी कभी इसका मान किलोग्राम में पूछ जाता है। तो एक AMU के लिए बता रहा हूँ, देखिए एक AMU की अगर वैल्यू किलोग्राम में पूछ जाए तो बच्चों 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg के बराबर होती है। इस बात को याद रखें। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ। देखिए अगर एक AMU आपसे MeV में पूछा जाए तो ये 931 MeV के बराबर, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। जबकि अगर आपसे AMU की वैल्यू, एक AMU की वैल्यू kg में पूछी जाए तो 1.67 गुणा 10⁻⁻27 के बराबर होती है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। ठीक है, तो AMU MeV में पूछा जाए तो 931, और kg में पूछा जाए तो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg के बराबर होती है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों,
निम्नलिखित में से वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कौन इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, वो आपको बताना है बच्चों। तो देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है, ये जो आपका जो पहला ऑप्शन है ए बिल्कुल राइट है। ध्वनि तरंगें जो होती हैं बच्चों ये विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं, जबकि रेडियो तरंगें, एक्स किरणें, प्रकाश तरंगें, ये सब क्या होती हैं बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। बात समझ नहीं आई आप लोगों को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, दूरदृष्टि दोष में दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु कहाँ होता है। आपको पहले बच्चों ये पता होना चाहिए कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है। अच्छा दूरदृष्टि दोष बच्चों वह दोष होता है कि इसमें व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर आगे की यानी 25 सेंटीमीटर दूरी से आगे की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन 25 सेंटीमीटर दूरी से पीछे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है। इसका 25 सेंटीमीटर आगे की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, इसका मतलब ये होता है कि दूरदृष्टि दोष वाले का जो व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेमी दूरी से अधिक दूरी पर होता है, ठीक है। तो इसका बच्चों कौन सा ठीक होगा, इसका कौन ऑप्शन जो होगा बच्चों क्या होगा आपका 25 सेमी से अधिक दूरी पर। याद रखें किसमें, दूरदृष्टि दोष में। बात सुन रही है, निकट बिंदु कहाँ होता है 25 सेमी दूरी से अधिक दूरी पर होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की आंखों में कोई दोष नहीं है तो उसका जो निकट बिंदु होता है बच्चों तो होता है 25 सेमी दूरी पर। कितने होता है बच्चों, 25 सेमी दूरी पर होता है, एग्जैक्ट 25 पर, ठीक है स्टूडेंट। और निकट दृष्टि दोष में अगर पूछ लिया जाए तो जो आपका निकट बिंदु होता है निकट दृष्टि दोष में वो 25 सेमी दूरी से कम दूरी पर होता है। याद रखने दूर दृष्टि दोष में 25 से दूर, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में 25 से कम, लेकिन जिसके आंख में कोई दोष नहीं होता उसमें जो निकट बिंदु होता है बच्चों ठीक 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बच्चों, एक बंद पृष्ठ के भीतर n द्विध्रुव रखें, n द्विध्रुव रखें, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा। देखिए पहले मैं इसका आंसर आपको राइट बताता हूँ, इसका राइट आंसर बच्चों डी होगा। अब बात करते हैं ये डी ऑप्शन जो आएगा राइट कैसे आएगा मैं उसको बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं इसको ऊपर को साफ कर रहा हूँ, देखते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए मैं इसको और क्लैरिफाई करके समझाता हूँ कि जब किसी बंद पृष्ठ के भीतर n द्विध्रुव रखे हों, ठीक है, तो उससे निर्गत फ्लक्स शून्य क्यों होता है स्टूडेंट, ठीक है। यही तो सवाल है आप लोगों का, ठीक है। समझाते हैं, देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए स्टूडेंट ये अपने पास कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, ये अपने पास कोई बंद पृष्ठ है यानी क्लोज सरफेस अपने पास, ठीक है। अब मान लीजिए इसके अंदर कितने भी क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल रखे हैं, वो कितने मतलब एन इलेक्ट्रिक डाइपोल रखे हैं यानी वैद्युत ध्रुव रखे हैं, ठीक है। और वैद्युत ध्रुव क्या होता है, एक प्लस क्यू चार्ज होता है, एक माइनस क्यू चार्ज होता है। एक सिरे पर प्लस क्यू चार्ज, दूसरे सिरे पर माइनस क्यू चार्ज होता है, ठीक है स्टूडेंट। प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज। देखिए स्टूडेंट ध्यान समझें, देखिए अगर एक द्विध्रुव की बात करें, एक द्विध्रुव की अगर बात करें बच्चों, ठीक है, तो इस पर नेट आवेश कितना होगा, नेट आवेश बच्चों शून्य होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जितना प्लस है उतना ही क्या माइनस है, क्योंकि द्विध्रुव की डेफिनेशन बच्चों ये होती है कि द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत ध्रुव कहलाता है। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, देखिए मान लीजिए ये कोई द्विध्रुव है, मान लीजिए ये कोई वैद्युत का द्विध्रुव, मान लीजिए इस पर प्लस 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इस पर माइनस के 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। देखो आवेश के परिमाण तो बराबर हैं लेकिन नेचर अलग है, ये पॉजिटिव और ये क्या नेगेटिव है, इसलिए इसका जब टोटल देखेंगे तो टोटल कितना होगा, प्लस माइनस को कैंसिल कर देगा, ठीक है। इसलिए इस पर नेट चार्ज जो आएगा बच्चों कितना आएगा, शून्य आ जाएगा। यानी इस पृष्ठ के भीतर चाहे कितने भी वैद्युत ध्रुव रख दिया है, ठीक है, नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज बच्चों कितना होगा, वो शून्य होगा। और जब नेट चार्ज शून्य होगा तो बच्चों हम जानते हैं कि वैद्युत बल्लें किससे निकलती हैं, धन आवेश से निकलती हैं। और जब इसके अंदर आवेश ही नहीं है, इसके अंदर आवेश, याद रखें नेट चार्ज शून्य है, आवेश तो है लेकिन जितना प्लस का उतना ही माइनस का, इसलिए वो कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए नेट चार्ज कितना शून्य है, और जब चार्ज शून्य है तो इसके अंदर एक भी वैद्युत बल रेखा पास नहीं होगी, क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही तो वैद्युत फ्लक्स होता है। पास में आप लोगों को, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बच्चों क्या होगा, शून्य वाला आंसर बिल्कुल राइट होगा। काफी बार एग्जाम में आया है सवाल स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, E बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, यानी कोई क्षेत्र है वैद्युत क्षेत्र, इसकी जो इंटेंसिटी है बच्चों कितनी, 0 है, में विभव का दूरी के सापेक्ष परिवर्तन क्या होगा। देखिए मैं आपको बताता चलूँ कि देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहे भले ही 0 हो, भले ही चाहे 0 स्टैंड, ठीक है, लेकिन जो बी का मान होता है बच्चों वो आर के मान पर निर्भर नहीं करता है। बी क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा किसी गोले के अंदर, ठीक है, अगर जितना इसके सरफेस पर चार्ज मतलब विभव होगा, इसके सरफेस पर जितना भी बच्चों विभव होगा वो कितना होगा, इसका त्रिज्या अगर हम आर माने तो ये होगा बच्चों के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा, क्या होगा बच्चों, सॉरी माफ कीजिएगा आर, ठीक है, ये इतना विभव होगा। तो इतना ही विभव बच्चों क्या होगा, इतना ही विभव क्या होगा बच्चों इसके अंदर होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि विभव जो है दूरी के साथ परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका जो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, कई बार पूछा गया है
बी बराबर बी का रहेगा तो कॉन्स्टेंट रहेगा, जितना इसके सरफेस पर रहेगा वही उतना इसके अंदर रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा, तो बच्चों ये 6 क्वेश्चन तो वो थे जो मैंने स्क्रीन पे लिख रखे, बाकी 4 क्वेश्चन बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्योंकि स्क्रीन पर बच्चों इतने सवाल आ नहीं पाते, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चनों को पेपर पर नोट कर रखा पहले से समझ जाने के लिए स्टूडेंट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ धारा घनत्व J तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। देखिए धारा घनत्व J, धारा अगले क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 है। धारा घनत्व J तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD में संबंध, क्या संबंध होता है। संबंध होता है, देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चों मैं वही लगा देता हूँ। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चों ये होता है J बराबर होता है, धारा का बराबर होता है J बराबर होता है NEVD। क्या होता है बच्चों, NEVD होता है। ये मैंने बच्चों आपको आपको जब मैं थ्योरिकल सीरीज पढ़ा रहा था तो ये मैंने आपको प्रूफ भी करा दिया था। धारा घनत्व और अनुगमन के संबंध क्या होता है बच्चों, J इक्वल टू NEVD का बराबर होता है। देखिए मैं 4 ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं होगा। जो राइट आंसर है वो ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो जहाँ N क्या है इलेक्ट्रॉनिक संख्या, N मुक्त इलेक्ट्रॉनिक संख्या है, E क्या है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और D क्या बच्चों इनका अनुगमन वेग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है और ये इंपोर्टेंट भी बच्चों याद रखना। लेंज का नियम, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, मैं देखिए क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया क्या है, लेंज का नियम, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ये आपसे पूछ जाएगा। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है बच्चों, तो इसका राइट ऑप्शन है बच्चों ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या बच्चों, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत इसका बच्चों राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन में क्या मिलेंगे आपको, आवेश का संरक्षण सिद्धांत, द्रव्यमान का संरक्षण सिद्धांत, संवेग का संरक्षण सिद्धांत, जो कि वो तीनों गलत होंगे। आपको राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं बच्चों। चलिए इसको मैं देखिए ऊपर से आप कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में IRMS यानी धारा का IRMS वैल्यू आपको दे रखी है, वो कितने तरह की, देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहा हूँ। किसी मीटर का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ठीक है, धारा का जो पाठ्यांक है यानी धारा के वर्ग माध्य मूलमान IRMS का जो पाठ्यांक है, IRMS का जो पाठ्यांक बच्चों 4 एम्पियर बच्चों, कितना है 4 एम्पियर। तो इसमें पूछा धारा का शिखर मान आई नोट की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सूत्र होता है स्टैंड IRMS इजिकल टू होता है बच्चों आई नोट बाई √2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए आई नोट का IRMS का मान कितना बच्चों 4 है। ठीक है, बस मैंने 4 की जब इधर, चलो मैं इसको थोड़ा सॉल्व भी कर देता हूँ, अपॉन √2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस टाइम, तो ऑप्शन क्या आएगा, देखिए ऑप्शन बनेगा आपका आई नोट इजिकल टू आ जाएगा 4√2। तो इसके बच्चे ये ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, यानी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान कितना 4 है, तो इसका वर्ग माध्य मूलमान सॉरी इसका अधिकतम मान है धारा का जो शिखर मान होगा यानी आई नोट का मान होगा कितना होगा 4√2 एम्पियर के बराबर ही होगा। ठीक है स्टैंड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक आपस में बराबर हैं, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक आपस में बराबर हैं, तो उस स्थान पर नति कोण अथवा नति कोण का मान कितना होगा, नति अथवा नमन कोण का मान कितना होगा। ठीक है, यानी ये कहा गया सवाल के अंदर। ठीक है, पृथ्वी के किसी स्थान पर क्षैतिज घटक यानी H ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर है। ठीक है, इसमें नति कोण यानी आपसे पूछा थीटा बराबर, पूछा आपसे थीटा कितना होगा। देखिए सूत्र आपने पढ़ाया था, आप लोगों के प्रूफ भी कराया था। ठीक है, सूत्र होता है tan थीटा इजिकल टू होता है बच्चों आपका B/H होता है। ठीक है, क्या होता है B/H होता है, तो tan थीटा इजिकल टू देखिए H है B के बराबर। ठीक है, तो B की जगह देखिए क्या लिख सकते हैं, हम H लिख सकते हैं, B की जगह में H लिख लिया, चाहे H की जगह B लिख ली, बात वही हो रही है। ठीक है, तो हमने B की जगह H लिख लिया और ये H पहले से ही है। ठीक है, तो ऐसे H कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों tan थीटा इजिकल टू कितना आएगा बच्चों आपका 1 आ गया। ठीक है, तो ये tan थीटा और R आपको बच्चों tan किसका मान होता है 1, tan 45 का मान होता है बच्चों, कितना होता है tan 45 का,
10 10 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, थीटा जो है कितना हो जाएगा 45 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है पृथ्वी के जिस स्थान पर क्षैतिज घटक H और ऊर्ध्वाधर घटक V आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो उस स्थान पर बच्चों नति कोण का जो मान होता है, नति कोण का जो मान होता है, इसे नमन कोण भी कहते हैं बच्चों, नमन कोण का जो मान होता है वो कितना होता है 45 अंश होता है। ठीक है, इसी चीज में एक चीज में आपको बता चलूँ, कभी कभी ये पूछ लेता है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है, तो ध्रुवों पर याद रखना बच्चों 90 अंश होता है। कितना होता है बच्चों, ध्रुवों पर होता है ये, ध्रुवों पर कितना होता है थीटा 90 अंश होता है। इस बात को बच्चों याद रखना स्टूडेंट। ठीक है, तो बच्चों बस मेरी आप लोगों को ध्रुवों पर 90 अंश होता है नति कोण का मान, जबकि जिस स्थान पर क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक आपस में बराबर होते हैं तो कितना होता है वहाँ पे 45 अंश होता है। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे बच्चों। तो ये तो टॉप 10 क्वेश्चन थे बच्चों जो आपके बोर्ड एग्जाम के जैसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और जो मैंने आपको समझाए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।